नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित टॉप 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये सभी आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में 27 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जलवायु तथा मौसम के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अंतराल तक मौसम की स्थिति को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अंतराल तक मौसम की स्थिति को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा अधिकांश वर्षा होती है। याद रखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा अधिकांश वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जलवायु को दोस्तों मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। याद रखिएगा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य कारक मानसून है। इसके अतिरिक्त इसे उत्तर दिशा से हिमालय पर्वत एवं दक्षिण दिशा से हिंद महासागर भी प्रभावित करते हैं। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां अनुभव करता है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े के दिनों में होती है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों मौसम व ऋतु परिवर्तन के बारे में देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है तथा पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के फलस्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के फलस्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी भाग सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। इस समय दिन की अवधि लंबी होती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी व कम अवधि तक पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, तब उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़कर तिरछी पड़ती हैं एवं कम अवधि के लिए पड़ती हैं। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तथा
दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। यह गर्मियों में उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। याद रखिएगा, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं, तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। ये पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश हिस्से में शुष्क मौसम होता है। इसके कारण मैदानी इलाकों में सर्दी की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में ये हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, जिससे ये नमी अपने साथ ले जाती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है तथा शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसी संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसे रबी, खरीफ, जायद की फसल ऋतु कहते हैं। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जो जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा आता है। और इसके बाद दोस्तों जायद की फसल ये मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद की फसल के अंतर्गत करेला, ककड़ी, तरबूज आदि आते हैं। भारत में वसंत विषु की समय सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है, रेनी डे माना जाता है। वर्षा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं। इसे मुख्यतः mm या cm मतलब सेंटीमीटर में मापा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मौसिनराम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों टाइम जोन के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। GMT का पूर्ण रूप दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम है। सभी तथ्य ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। समय का निर्धारण। देखिए दोस्तों, पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन की यह अवधि पृथ्वी दिवस कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए 1 घंटा और 1 डिग्री देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है।
इन समय क्षेत्र को ग्रीनविच मीन टाइम अथवा मानक समय में 1 घंटे के समय अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर दिन का प्रारंभ होता है। मानक समय। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा को दूर करने के लिए संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, संपूर्ण भारत के लिए मानक समय का निर्धारण करती है। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। स्थानीय समय। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर दोस्तों स्थानीय समय की गणना में सहायक कुछ प्रमुख कारक देखेंगे। 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पश्चिम देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है, जबकि 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पूर्वी देशांतर एवं दाईं ओर 4 मिनट की वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर 4 मिनट की वृद्धि होती है। 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। वह अक्षांश वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल में 15 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ से जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाली धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहलाती है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास तीनों ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। एक कैलेंडर वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म की समस्त मापों में अशोधित जन्म दर को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुविधाजनक पैमाना है। अशोधित जन्म दर को 1 वर्ष की अवधि में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्मे कुल शिशुओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस माप के लिए केवल जीवित शिशुओं के जन्म को ही सम्मिलित किया जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या में कुल मृत्यु की संख्या के अनुपात को मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को मृत्यु दर कहते हैं। मानव समुदाय के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव समुदाय के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रवसन से तात्पर्य मानव समूह या व्यक्तियों के भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन से है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है, वह प्रवासी कहलाता है। यहाँ से दोस्तों प्रवास के प्रकार देखेंगे। अंतर महाद्वीपीय प्रवसन, इसके अंतर्गत दोस्तों किसी एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में प्रवास करते हैं। अंतर महाद्वीपीय प्रवसन के अंतर्गत किसी एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में प्रवास करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के बीच लोगों का स्थानांतरण होता है। और अंतर प्रांतीय प्रवसन के अंतर्गत किसी एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के स्थानांतरण को सम्मिलित किया जाता है। और स्थानीय प्रवसन के अंतर्गत दोस्तों किसी एक राज्य के अंदर स्थित 2 स्थानों के बीच लोगों के स्थानांतरण को सम्मिलित किया जाता है। प्रवास के प्रमुख कारणों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक कारण होते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश।
जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास की क्षमता है जिसका परिणाम जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से हो सकता है, मुख्यतः जब काम करने वाले लोगों की आबादी आबादी के गैर कामकाजी उम्र के हिस्से से बड़ी हो। देखिए दोस्तों, इस जनसांख्यिकी लाभांश में 15 से 59 वर्ष की आयु के समूह को माना जाता है। 15 से 59 वर्ष की आयु के समूह जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 27 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भारत की जलवायु को कहा जाता है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। देखिए दोस्तों, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन लू कहलाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? इसका जवाब है सी ऑप्शन हिमालय। हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है। क्या देश पर हावी रहती है? तो याद रखिएगा, व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु ये भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? इसका जवाब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? इसका जवाब है दोस्तों डी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है, तो इसका उत्पत्ति स्थल दोस्तों भूमध्य सागर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भूमध्य सागर। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? इसका जवाब है दोस्तों 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो इसका जवाब है मासिनराम, मेघालय में उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। जिस दिन 2.5 mm वर्षा होती है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो इसका जवाब है 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? इसका जवाब है दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वसंत विषुव कब होता है? देखिए दोस्तों, वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है
52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? इसका जवाब है दोस्तों विषुवत रेखा पर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो उस वस्तु का भार न्यूनतम होता है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। देखिए दोस्तों 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी 15 डिग्री होगी। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तो इसका जवाब है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका जवाब है अरबी भाषा से मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो इसका जवाब है दोस्तों प्रवासन। प्रवासन ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाए। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? देखिए दोस्तों 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे जन्म दर कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जन्म दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाली धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो इसे दोस्तों जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।